सो इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के पहले क्या स्टेट था इंडियन इकोनॉमी का, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंटली क्या नेचर है। सबसे पहले कि कोलोनियलिज्म क्या है। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम पॉलिटिकल और सोशल रिलेशंस का बिटवीन टू कंट्रीज। रिमेंबर दिस, बिटवीन टू कंट्रीज वेयर वन कंट्री इज द रूलर एंड अनदर country is the colony, and ruling country does not only has the political control over the colony but it also determines the economic policy। मतलब वो जो subjugated country या colony country है उसका सिर्फ और सिर्फ political control नहीं रहेगा रूलिंग कंट्री के पास, बट उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन करने का भी राइट मिलेगा। सो हमारे केस में ब्रिटिशर्स जो थे दैट वाज द रूलर कंट्री एंड वी वर द कॉलोनी कंट्री इंडिया। तो हमारे साथ हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल तो उनके पास था ही और साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी दे आर हैविंग अ कंट्रोल। तो अभी का जो प्रेजेंट डे का इकोनॉमी का सिचुएशन है वो अभी क्या चीज़ें करंट पॉलिसीज चल रही है उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर नहीं बना है, बट इट इज समवॉट डिटरमाइंड बाई वॉट एवर हैपन इन द हिस्ट्री। उसका जो एक छाप छोड़ना है ना वो अभी भी हमारे इकोनॉमी में दिखता है, वो पिछले हिस्ट्री में कि हम लोग एक्सप्लॉइट हुए थे, हम लोग कोलोनलाइज हुए थे। सो बैटल दैट वाज इन 1757 ने पूरी कंट्री की डेस्टिनी को चेंज कर दिया। इस बैटल के बाद ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल था वो बढ़ा एंड इट लास्टेड अबाउट 200 ईयर्स एंड हमने 200 साल तक उनका एक्सप्लॉयटेशन सहा है। एंड पर जो फॉर्म था एक्सप्लॉयटेशन का वो हर पीरियड में अलग अलग था, दैट वाज नॉट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फीचर्स था ब्रिटिश एरा के टाइम। सबसे पहले स्टैग्नेशन। इंडिपेंडेंस के पहले हमारा सिचुएशन था कि हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, ग्रोथ इज स्टैग्नेंट। लेकिन अगर अभी जीडीपी 2% है तो आगे भी 2%, मतलब एक जैसा ग्रोथ रेट, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज वाज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग दैट पीरियड। सेकेंड इज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। उस टाइम जब हमारा इंडिपेंडेंस के हम काफी एट द टाइम पे थे, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस लेने के जस्ट उस तरह का सिचुएशन हमारा था कि हमारा इकोनॉमी एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में ट्रैप हो गया था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन कम होने का एंड हमारा इनकम लेवल भी हमारा वन ऑफ द लोएस्ट था अगर हम दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। तो एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसना, लाइक अगर फार्मर के पास लैंड है, उसको फार्मिंग करना है, उसको उसमें इनपुट्स चाहिए पर उसके पास अभी फिनेंशियल एसेट्स, फिनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो वो मनी लेंडर के पास जाता है जो कि फार्मर को एक्सप्लॉइट करते हुए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया, पैसे दिए और उसने उसके फर्टिलाइजर खरीद लिया। फिर उसको कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फार्मर को फार्मिंग के दौरान, तो फिर उसके पास जाता है। तो इस तरह से वो लोन लेते लेते एक टाइम आता है कि इंटरेस्ट रेट इतने हाई होने के कारण उस पूरे पॉवर्टी के सर्कल में वो ट्रैप हो जाता है, जिससे निकलना काफ़ी उनके लिए मुश्किल सिचुएशन है। दैट वॉज द सिचुएशन उस समय। ये अभी हमारी इसीलिए हम लोग लाइक फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चरल को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। रीजनल रूरल बैंक्स है, फिर नबार्ड इज द मेजर प्लेइंग मेजर रोल फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक कोशिश की गई है कि जितना ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटी दिया जा सके रूरल एरियाज में उतना ज़्यादा दे सके। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड इज देयर, मेनी सच स्कीम्स आर रनिंग जस्ट बट बिकॉज कि हम फार्मर्स को उस सिचुएशन में नहीं जाने दें, क्योंकि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के सबसे मेजर जो विक्टिम हुआ करते थे वो फार्मर्स ही होते थे। नाउ लो कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम लेवल कम होने के कारण सेविंग नहीं लोग कर पाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी लो हो गया है, उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी एंड अल्टीमेटली वो जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो पूरी कंट्री में फैल जाती है, परपेचुएट करती, लॉन्गर टाइम के लिए रहती है। नाउ अब कॉलोनियल एरा के समय जब ब्रिटिशर्स हमारे पे इंडिया पे रूल कर रहे थे, उस टाइम हमारा सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या है। एग्रीकल्चरल सेक्टर 85% हमारा लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ रहा था, आ नहीं रहा था, मतलब पॉपुलेशन, मतलब इतनी 85% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज थे। मेजॉरिटी उस टाइम जो पॉपुलेशन की थी वो रूरल मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी स्टैग्नेशन और अनयूजुअल डिटोरिएशन देखा गया, मतलब काफ़ी ग्रोथ वाज वेरी स्टैग्नेंट, कांस्टेंट, नो चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज वाज देयर, वाज विटनेस्ड एट दैट टाइम। जो क्रॉप का यील्ड पर एकड़ ऑफ लैंड में जो रेट ऑफ इंक्रीज था वाज नियर जीरो ड्यूरिंग 1911 टू 1941। जितने भी क्रॉप और फूड ग्रेन यील्ड है वो इवन घट गए थे 0.2% से 0.02% एंड 0.44% पर ईयर घट रहे थे। तो जो नॉन फूड ग्रेन यील्ड है दैट इंक्रीज बाय 1 to 1.5% पर ईयर।
तो फार्मर्स एक टाइम आया कि उनको एक्चुअली कुछ ब्रिटिशर्स की प्रेशराइजेशन के कारण भी, आपने पढ़ा होगा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उनको बोला गया था, तो फार्मर्स को अपना फूड ग्रेन क्रॉप्स जो वो कल्टीवेट करते थे उससे उनको शिफ्ट करना पड़ा कैश क्रॉप्स की तरफ, जो कि कॉमर्शियल क्रॉप्स जिसको कहते हैं, ट्रेड पर्पस के लिए जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, कॉटन, इंडिगो, अनियन, जूट, ओपीएम एक्सेट्रा, ये सब हम दूसरे नेशंस में एक्सपोर्ट कर रहे थे एंड द बेनिफिट वाज गिवन टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से कम लेबर में, कम पैसा, चीप लेबर करके उसको कल्टीवेट करवाते थे, हार्वेस्ट करा के अपनी कंट्री में लेस प्राइसेस पे सेल कर देते थे, सॉरी मोर हायर प्राइसेस पे सेल कर देते थे, जिसके कारण फायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स, और नुकसान हम इंडियंस को हो रहा था। सेकेंड इज इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इट ऑल्सो डिटोरिएटेड ड्यूरिंग द कोलोनियल रूल। इंडियन इंडस्ट्री का कंडीशन जो था, लाइक इंडिया का जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज डिक्लाइंड। ब्रिटिशर्स का एक पॉलिसी था सिस्टमेटिकली सारे जितने भी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उसको डी इंडस्ट्रियलाइज करना, ऐसे ताकि जो इंडिया के रॉ मटेरियल्स हैं हम उसको चीप प्राइस पे खरीद कर हम ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में उसमें दे दें, और ब्रिटिश का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उसको प्रोड्यूस करके हायर प्राइसेस चार्ज करें अपनी कंट्री। तो जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो ना ही इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किए, परमिट किए, ना ही हैवी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को प्रमोट किया। सो ब्रिटिशर्स हमेशा चाहते थे कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन पे डिपेंड करे, कोई भी कैपिटल गुड्स चाहिए, कोई इक्विपमेंट, यहाँ पे सिर्फ ऐसा कोशिश थी कि इंडिया में सिर्फ रॉ मटेरियल वाले इंडस्ट्रीज ही चलेंगे, लाइक कोई भी ऐसा इनपुट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं करना चाहते थे, ताकि इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश ना हो, क्योंकि वो यहाँ से बस रॉ मटेरियल चाहते थे और वो दूसरे अपने कंट्री में जाकर उसको बनाकर हायर प्राइसेस पे सेल करते हैं, ताकि they want कि Indians will always dependent on the Britain for all these capital goods, heavy equipments. तो इसलिए इंडिया का जो capital good industries था that was lacking. There was very limited public sector industries like railways था, power generation था, communication था, port था और कुछ other departmental undertakings थे. थर्ड इज फॉरेन सेक्टर। अब जो भी कॉमोडिटी प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस ब्रिटिशर्स ने लगाए, ट्रेड एंड तारीफ परसूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्ट किया इंडिया का फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम को। इंडिया का जो फॉरेन सेक्टर का कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये था कि इंडिया बिकेम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड ऑफ ब्रिटेन हैड अ, एंड ब्रिटेन का जो है ना मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल था इन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की, एंड दैट लीड टू द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है इस हुआ माइंड मैप कि जो 85% है इंडियन पॉपुलेशन वाज engaged in agriculture, stagnant growth was there, मतलब शॉर्ट में बताया भी मैंने अभी तीनों सेक्टर का एक्सप्लेन किया। सो इंडिया अल्टीमेटली बिकम इंडिया का वेल्थ ड्रेन हो गया, इंडिया एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स बन गया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन गया, दैट लीड्स टू द ब्रिटिशर्स का मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल हमारे फॉरेन ट्रेड पे आ गया। नाउ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन कॉलोनियल एरा। तो जो भी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन रिलेटेड चीज़ें थी उसको क्या मतलब क्या सिचुएशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस। सो स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी थी। अब उसका कारण था देयर वाज हाई बर्थ एंड डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मास इलिटरेसी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन colonial era. So one is very important कि 1921, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं। 1921 इज रिगार्डेड डिवाइड और कह लो डिफाइनिंग ईयर, क्योंकि वो मार्क करता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड रिसेसिव स्टेज। हमने पढ़ा था कि 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में जैसे कि अभी हम लोग इस टाइम कॉलोनियल एरा के टाइम हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे थे, दैट वाज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। सेकेंड में हमारा डेथ रेट थोड़ा घटने लगा बिकॉज हमने हेल्थ फैसिलिटीज, दैट इज सेकेंड स्टेज पे जब हम चले गए ना, एक 1921 के बाद से ही हमारा ट्रांजिशन फर्स्ट से सेकेंड में हुआ था, इसीलिए हम 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। 1921 के बाद पॉपुलेशन बढ़ने लगी क्योंकि डेथ रेट मेरा घटने लगा एंड हाई बर्थ रेट, जैसा कि अभी बताया सेकेंड स्टेज में यही होता है, वी ऑलरेडी सीन इन दैट चैप्टर अर्लियर। 1881 इंडिया का पहला कंप्लीट ऑफिशियल सेंसस कराया गया था। अब इसके क्या की टर्म्स हैं?
What is demography? Demography is the scientific study of population, जिसको हम population का size, उसका structure, distribution और जितने भी characteristics के basis पे जब हम उसको study करते हैं, age, gender, race, occupation and more. And demographic dividend का मतलब है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है जो कि पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर की शिफ्ट होने के कारण हो रहा है. लाइक व्हेन देयर इज अ रिलेटिवली लार्जर youth people, working age population compared to the dependent population में कौन आते हैं? यंग वंस एंड यूथ एंड एल्डरली पॉपुलेशन. तो जब हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है कंपेयर टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, सो दैट इज द प्रॉपर डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल बताता है दैट कैन अराइज फ्रॉम द शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर. अगर हमारा ये शिफ्ट हो जाता है कि हमारे कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो rather than the dependent population, that is youth and elderly, then we are having a good demographic dividend. अब डेमोग्राफिक लाइबिलिटी का मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एज स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी रेट, डिपेंडेंसी रेशियो और जितने भी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपने एक आपके बर्डन क्रिएट करे इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सोशल वेलफेयर पे या डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट्स पे. जैसे कि अगर ओल्ड पीपल जो है काफ़ी मेरी कंट्री में उनका पॉपुलेशन हाई है तो ये हमारे लिए एक डेमोग्राफिक लाइबिलिटी होती है. अगर इफ यू understand the demographic dividend, then you can easily understand कि what is demographic liability. Demographic dividend is very important to be noted. Demographic liability जब आपका हाई इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा कि अगर आपकी कंट्री में जो भी बेसिस पे आपका पॉपुलेशन डिवाइडेड है, एज स्टैंडर्ड, जो भी कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपका डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है, जैसे ओल्ड वाले पीपल, एल्डरली पीपल आपकी कंट्री में ज़्यादा हैं, ओवर पॉपुलेटेड है अदर के कंपैरिजन में, तो आप एक डेमोग्राफिक लाइबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है जब पॉपुलेशन डायनेमिक्स में चेंज आता है ओवर टाइम. द स्टेजेस आर स्टिल यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया हुआ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू लाइक डेमोग्राफी आप पढ़ोगे एनी चैप्टर एनीथिंग, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर वर 4 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. एंड दिस इज नॉट फॉर आवर ओन कंट्री, ये पूरा वर्ल्ड में ये चलता है. इंडिया, चाइना ने जो 4th स्टेज भी क्रॉस कर लिया है. इट्स लाइक गुड डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है. सो सबसे पहला स्टेज है हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ इज दैट थिंग. फिर हाई बर्थ रेट, डेथ रेट घटा तो मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गया. फिर बर्थ रेट घटने लगा, फिर डेथ रेट भी घटने लगा, पर पीपल अभी भी रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा होने के कारण मेरा पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हुआ. 4th स्टेज इज लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, जिसके कारण पॉपुलेशन डिक्लाइन. 5th इज इंफ्रास्ट्रक्चर. ब्रिटिश रूल के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराए गए. यू ऑल नो, पीपल कहते हैं कि रेलवेज आर द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिशर्स. तो रेलवे हो गया, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट, बट जो भी उन्होंने किया था ना वो अपने पर्पस के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए किया था. दे वर नेवर कंसर्न कि हमारे इंडियंस को फायदा होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है. पोर्ट्स, टेलीग्राफ, ये सब. तो रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस कराया गया था बाय द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड में ये ऑपरेशनल हो गया था. फर्स्ट इज आई थिंक थाने टू समथिंग, जस्ट चेक इट आउट. रोड्स जो भी प्राइमरली बनाए जा रहे थे, इंडियन आर्मी की जो मोबाइलाइज आर्मी को इंडिया में जो भी आर्मी है उसको मूवमेंट बनाने के लिए विद इन इंडिया एंड कैरिंग द रॉ मटेरियल्स टू द नियरेस्ट पोर्ट स्टेशन, ताकि हम उनको ब्रिटेन तक पहुंचा सकें. इसलिए उन्होंने रोड्स बनाए. सबका अपना अपना रीजन है कि उन्होंने ये चीज़ क्यों की. अगर अच्छी की तो क्यों की, अपने लिए की, ना कि हमारे लिए की. जो वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट था दैट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. ये जो फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए दी गई थी. पोस्टल सिस्टम इंडिया में कब आया था? 1837. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उस टाइम इट वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व. हमने ऑलरेडी देखा कि एट दैट टाइम 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो इसके कारण काफ़ी रीजनल वेरिएशंस भी वहाँ पे थे एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर का डोमिनेंस था. तो यहाँ पे उतना भी स्ट्रक्चर दूसरे सेक्टर्स में डिवाइडेड उतना. अब कंक्लूजन, हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत स्टैग्नेंट पर कैपिटा नेशनल इनकम था, एबिसिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टंटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज देयर एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन स्टैग्नेटिंग एंड सेमी फ्यूडल एग्रीकल्चर. होल कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट.
Whatever you study, there should be a short conclusion that you should be understood after reading this lecture or reading this chapter. So this is all about the nature of Indian economy before independence. So if you like the lecture, please like, share and subscribe. Thank you.